टेंथ में ये रिपीट नहीं होना चाहिए, वो सारा फीलिंग्स को महसूस करो जो तुम महसूस करे थे एग्जाम बोर्ड में जब तुमको क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है, एक पेपर में लिखो क्लास 9 में क्या क्या मिस्टेक किया। जब अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। ये मत सोचना कि क्लास 10 इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट, क्लास 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारा कॉन्फिडेंट बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, तो हमारे पास आज है क्लास 9 के सीबीएसई फाइनल बोर्ड का जो तुम्हारा ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में जो एग्जाम हुआ है उसका साइंस का पेपर का डिस्कशन। आई होप कि आपका एग्जाम का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपका पेपर कैसा गया, कौन सा सेक्शन बहुत ईजी लगा। और मैंने जो मैराथन करवाया था क्लास 9 का कंप्लीट क्वेश्चन से लगभग 100 क्वेश्चन कराया था, उससे 10-15 क्वेश्चन भी अगर आया है तो लैंग्वेज ट्विस्टेड होगा पर क्वेश्चन लगभग उसी से आया होगा। ठीक है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने वो उसको देख के बनाया, नहीं, तुमको भी पता है कि ये जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है वो कोई और टीचर की है, पर मैंने जो मैराथन करवाया मैं बस बार बार ये बोल रहा हूँ कि वो मैराथन में मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9 के करवाए थे जो तुम कभी भी क्लास 9 के एग्जाम दोगे आज से 2 साल 3 साल बाद भी तो वही मैराथन से क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, सारे सीबीएसई के क्वेश्चन करवाया है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 का एक थ्योरी लेक्चर भी मैंने मैराथन बनाया है, तुम उसको देखो। टिश्यूज को इतना डीप में बताया है जो तुम्हारा एनसीईआरटी में उलझा के दिखाया हुआ मैंने सिंपल बताया। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को मैंने डिटेल में करवाया। सेल चैप्टर का अच्छा से रिवीजन कराया, जाके चेकआउट करो अगर तुम नए हो क्लास 9 के लिए। और क्लास 10th में जो आ गए हो तो वेलकम टू क्लास 10। जल्दी से तुम एग्जाम खत्म करो और वो सारा चीज़ महसूस करो जो तुमको महसूस हुआ होगा एग्जाम में जब तुम क्वेश्चन नहीं बना पा रहे होगे। पर ये क्लास 10th में रिपीट नहीं होना चाहिए, पहला बात। ठीक है, थोड़ा सा टायर्डनेस है क्योंकि अभी तुरंत कुछ और मैंने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। बस अब ये बोल रहे हैं कि क्लास 10th में ये रिपीट नहीं होना चाहिए, वो सारा फीलिंग्स को महसूस करो जो तुम महसूस कर रहे थे एग्जाम बोर्ड में जब तुमको क्वेश्चन नहीं बन रहा था। ठीक है, एक पेपर में लिखो क्लास 9 में क्या क्या मिस्टेक किया, उसको रिवाइज करो। रिवाइज मतलब कि उसके ऊपर काम करो और अगला बार 10th में ये मिस्टेक ना हो। 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 9 साल 10 साल का ये तुम्हारा रिजल्ट मैटर करवा देता है कि तुमने क्या पढ़ा। 9th 8th में तुम अच्छा भी कर लिया, अगर क्लास 10th में खराब करोगे तो ओवरऑल तुम्हारा फीडबैक खराब ही जाता है। तुम और जब अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारा भी कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। ये मत सोचना कि क्लास 10th इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट, क्लास 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारा कॉन्फिडेंट बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डेट मीन्स की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स को केमिस्ट्री को हम लोग थोड़ा स्पीड में देख लेते हैं कि क्या है, फिर बायोलॉजी में हम लोग जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमन हार्ट ऑन एवरेज 75 टाइम्स 1 मिनट में बीट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है? तो नंबर ऑफ बीट्स कितना है 75, पर मिनट कितना है 60। नंबर ऑफ बीट्स बाय टाइम हो गया, तो यहाँ पे जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? अगर हम देखते हैं 5 का पहाड़ा में देखते हैं तो 15 टाइम्स में आ जाएगा, ये 12 बार में आ जाएगा, 3 का पहाड़ा में 4, डेट मीन्स की टेबल से यार पहाड़ा बोलेंगे सर को इंग्लिश नहीं आता। अब देखो यहाँ पे 5 बार में, ठीक है, जब इसको 5/4 से करोगे तो 1.25 आ जाएगा सेकेंड। उसके बाद अब यहाँ पे इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन, तो मैंने मतलब पढ़ाया है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क होता है, इसमें नेगेटिव वर्क क्या होता है, जैसे मैंने अभी इसको उठा रहा हूँ, ठीक है, तो नीचे क्या हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं ऊपर उठा रहा हूँ, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, देयर इज ए एंगल फॉर्मिंग दैट इज ए 180 डिग्री। तो तुम देख सकते हो कि हमारे पास जब हम इसको उठा रहे हैं तो यहाँ पे एक तो फोर्स मेरा लग रहा है, नीचे का फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल, इसके बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एंगल इज 180 डिग्री। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास, रिगार्डिंग द साउंड चैप्टर एंड वेवलेंथ का क्वेश्चन है ये। तो तुम देख सकते हो बस बोला है कि कौन सा इसमें से हाफ द वेवलेंथ है, कौन सा कर में हाफ द वेवलेंथ है। तो तुम देख सकते हो कि हमारे पास जो वेवलेंथ है ये देखो यहाँ पे एक ए बी है, ठीक है, तो तुम देखोगे कि हमारे पास एक तो ए सी है, एक है सी है, तो ए सी भी ऑप्शन में नहीं है ना, सी ऑप्शन में, तो ऑप्शन में देखो बी डी है, तो ये भी हाफ ऑफ द वेवलेंथ में आएगा, ठीक है, ये भी क्या हाफ ऑफ द वेवलेंथ में आएगा, तो ऑप्शन तुम्हारा बी डी क्या हो गया, राइट हो गया। ए भी होगा, नहीं होगा, ये 1/4 में आ रहा है, ये देखो हाफ में आ रहा है ना, तो बस ये सुनना है, ये पूरा क्या एक वेवलेंथ है। कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन भी तुमको पता होना चाहिए, आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के लिए ऐसे जरूरी नहीं है। अब देखो 1 kg मास है जिसका काइनेटिक एनर्जी 1 जूल दिया हुआ है, तो तुमको बस सोचना है कि सर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना है 1 जूल दिया हुआ है, हाफ मास कितना है हमारे पास 1 kg है, v²। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे, तो हमारे पास क्या है, ये आगे इधर चला गया सर, यहाँ पे √2 का वैल्यू कितना होता है 1.441 के आसपास होता है, तो यहाँ पे हो गया 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे विच काइंड ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस बाय द अर्थ बिफोर द मेन शॉक वेव, तो ये हो गया इंफ्रासाउंड, क्या हो गया इंफ्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला है कि हाउ इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज रिलेटेड टू मोमेंटम। तो डेरिवेशन टाइप्स क्वेश्चन है, बहुत बड़ा कुछ क्वेश्चन है नहीं, ध्यान से देखना। तो बस यहाँ पे ये देखना है तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा क्या होता है सर, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, बात तो सही है सर। हमको क्या करते हैं ना, इसको काइनेटिक एनर्जी जो होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है सर। ऐसा करते हैं कि मोमेंटम जो हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी के टर्म्स में पी बाय एम लिखेंगे, ठीक है सर। काइनेटिक एनर्जी में पुट कर दो हाफ एम पी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। उसके बाद सर एम यहाँ से कट गया, ठीक है। उसके बाद सर ऐसा करो कि इसको पी स्क्वायर को इधर करो और यहाँ पे 2 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, मास यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जब पी का वैल्यू देखेंगे तो सर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 काइनेटिक एनर्जी और मास, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, ये तुम्हारा क्या है, डेरिवेशन टाइप से हो गया 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, या फिर इसको तुम लिखो एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो तुम्हारा ये डिराइव करना था। डिफरेंट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव सर, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक हमारा पैरेलल चलता है वेव के अलॉन्ग, एक हमारा क्या है परपेंडिकुलर चलता है, मतलब एक सेम डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर चलता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, एक को हम लोग कौन सा वेव बोलते हैं, पी वेव बोलते हैं, एक को हम एस वेव बोलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है तुम्हारे पास, लॉन्गिट्यूडनल, एक में कॉम्प्रेंशन रेयर फ्रैक्शन दिखता है, एक में कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन नहीं दिखता है ना। फिर तुम्हारे पास एक सॉलिड लिक्विड जो तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल होता है, जो मैंने पहले बोला लॉन्गिट्यूडनल के लिए, लास्ट ट्रांसफर्स के लिए। फिर मैंने क्या बताया कि जो एक सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रेवल करता है सर, एक सिर्फ हमारे पास किस में ट्रेवल करता है, सॉलिड और लिक्विड में, गैस में ट्रेवल नहीं करता। ये तुम क्वेश्चन सही कर लेना, 3.0 इंटू 10⁶ होता है ना, इसको तुमको डिराइव करना है, कर लेना। इसमें कुछ है ही नहीं, 5 न्यूटन है, 45 डिग्री है। तो वर्क डन क्या होता है सर, एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स कितना है तुम्हारे पास, 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर, ये 2 मीटर हो गया। कॉस थीटा कितना, कॉस 45 तुम्हारे पास 1/√2, यहाँ पे √2 बचा सर। वर्क डन कितना आ गया, 5√2 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मग को सर पानी बकेट में डालते हैं, खेला करते हैं कई बार, तो परपेंडिकुलर जब हमारे पास बकेट में डालते हैं तो मग हमको कैसा लगता है, वेटलेसनेस लगता है। दैट मीन्स की लगता है मग का वेट खत्म हो गया। क्यों होता है, क्योंकि सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल बायोट फोर्स नीचे लग रहा होता है। तो तुमको आंसर में यही लिखना था। क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है, ध्यान से देखना। साउंड ऑफ ए गन इज फायर्ड एट डिस्टेंस अब फ्लैश इज सीन, ठीक है। तो ये सेशन रीजन वाला क्वेश्चन है, तुम कर लिए होगे। उसके बाद ये डूइंग वर्क वाला ये हो गया होगा, रिलेशनशिप्स है तुम्हारा हाफ एम बी स्क्वायर वाला। अब केमिस्ट्री वाला क्वेश्चंस में तुम्हारा थोड़ा देख लेते हैं, केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखना। तुम्हारा जो केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है, तुम देखो सबसे पहला क्वेश्चन बोला है सर एक एलिमेंट है जिसका Z=9 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 at 1 हो जाएगा सर। इसका वैलेंसी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बहुत इजी। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट E=16 है सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E-2 है, दैट मीन्स E से 2 माइनस आया, पक्का गेन किया इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सर, जब इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया है तो इसीलिए इसके ऊपर तुमको पैसा देंगे तो तुम घटा में जाओगे ना भाई। जब घटा में जाओगे तो दैट मीन्स तुम्हारे ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन होगा। पहले कितना था सर, 16 था, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, शुगर सॉल्यूशन। भाई इतना ये मिक्स इजी होता है कि इसमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। द हीट एनर्जी विच सप्लाई टू द चेंज इन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, तो लेटेंट हीट, है ना। लेटेंट हीट बहुत अच्छा टॉपिक है, मौका मिले तो कभी बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे को मजा आता था। लेटेंट हीट क्या होता है, वो हीट जब हम देते हैं और उस वक्त टेम्परेचर चेंज तो नहीं होता है, क्योंकि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ता है। जैसे कि लिक्विड से गैस बन रहा है ना। तो उस वक्त तुम देखोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों दिखा रहा है, रेज क्यों नहीं कर रहा है टेम्परेचर। जब तक उसमें सिंगल ड्रॉपलेट्स भी पानी का प्रेजेंट है तो 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा, क्योंकि वो जो लिक्विड का टेम्परेचर होता है उस वक्त होता क्या है कि उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में एनर्जी लगता है, इसी के कारण से चेंज नहीं होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये सब क्वेश्चन तुम कर लिए होगे, ठीक है। आइसोटोप्स, मास नंबर, मैं रिवीजन में भी कुछ क्वेश्चन ये सब बताया था तुम लोग को। अब उसके बाद आते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस में। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है बायोलॉजी में, सबसे पहला है कि सर अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, पता है उसको। न्यूक्लिक एसिड नहीं जी, न्यूक्लिक एसिड नहीं, न्यूक्लियोलस नहीं, अरे न्यूक्लियोड कहाँ गया, हाँ यहाँ पे छिप जाता है न्यूक्लियोड, हाँ न्यूक्लियोड, ठीक है। अब डेंड्रान्स लिखा हुआ था क्लास में जाके मैंने डेंड्रॉन्स बताया। साइटोन जिसको सोमा भी बोलते हैं सर, क्लास 10th में अच्छा से पढ़ेंगे कि इम्पल्सेस जो होता है हमारे पास डायग्राम बता बता के मैंने बताया था क्लास में कि हमारे पास ये डेंड्राइट है, उसके बाद ये सोमा है जिसको साइटोन बोल रहे हैं, फिर हमारे पास आगे जाता है इन्फॉर्मेशंस जिसको 10th में अच्छा से पढ़ना, ठीक है। क्लास में से मैंने बताया है। नॉट ए ब्रीड ऑफ बफेलो, ठीक है, साइवाल काऊ का होता है ना। अब आगे आते हैं, ये क्वेश्चन में बोनस मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने करेक्ट क्लास में भी नहीं करवाया, क्वेश्चन गलत है,
यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर नोट को हटा दे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास मैग्नीशियम आना चाहिए, है ना। बाकी तो सब तुम्हारा क्या है, मैक्रो में आएगा ना। अब देखो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव प्लांट्स विद, ये तुम्हारा बोनस चला जाएगा, ठीक है। सबको ये मार्क्स मैं दे दूंगा 1 मार्क्स, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन गलत है ये। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग प्लांट डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ क्वालिटी, इसमें भी देखो तुम्हारा कोई भी अगर सिलेक्शन किया है वो भी इसमें सही करूंगा, और सिलेक्टिव एक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये दोनों सही है। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है, ये सब कार्टिलेज वोटलेज के बारे में तो मैंने बहुत बार बताया है, और ये देखो सारा मैराथन का लगभग क्वेश्चन है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज मोस्टली इंडियन मोस्टली रेनफेड सर, मतलब कि एग्रीकल्चर हमारा रेनफेड पे डिपेंड करता है, डेट मीन्स के अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशंस, क्या रेन का कंडीशंस है, क्योंकि इंडिया में मोस्टली वेदर कंडीशन चेंज होते हैं। तो ये तुम्हारा एसेसन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये देखो एसेसन रीजन सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है जी। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ए हो गया, यहाँ पे तुम्हारे पास बी हो गया, बात तो सही है। आगे बढ़ते हैं। मैराइन फिश बॉम्बी डक, इनलैंड फिश में कतला लिख दो, ठीक है। उसका जो भी तुम्हारा रोहू जो भी तुम्हारा फ्रेश वाटर का मछली है उसका नाम लिख दो। ये क्या है, मीट लिख दो या चिकन लिख दो, है ना, मीट या चिकन लिख दो। सर इसमें सकिंग इंसेक्ट में एफिड्स लिख दो, एफिड्स क्लास 12 में भी दिया हुआ है। उसका तुम और भी इंसेक्ट्स का कोई नाम लिख सकते हो, रबी क्रॉप्स का तुम लिख ही दिए होगे नाम, ठीक है। तो सेक्शन ई में अब तुम्हारे पास क्या है, ध्यान से देखना। व्हाट इज द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर डिटरमिनेशन में जो डिग्रेडेशन एनवायरनमेंट के लिए। डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन सर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हो गया तुम्हारे पास ग्रेनम, है ना। उसके बाद तुम्हारे पास ये हो गया लैमिला, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सर लिपिड ग्रेन्यूल, ठीक है। डोंट वरी, थोड़ा सा डायग्राम टफ है, आई विल मैनेज, ठीक है। तुम अगर अच्छा से किए हो तो मैं नंबर दूंगा तुम्हें, डोंट वरी, ठीक है। अब उसका लैमिला, अब उसका यहाँ पे तुम्हारे हो गया कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारे पास इसको कह देते हैं स्टार्च का ग्रेन्यूल, ठीक है। अब उसके बाद तो कुछ तुम्हारा ये डिस्कशन को हम यहीं पे बाइंड करते हैं, ज़्यादा बड़ा डिस्कशन से कोई काम होगा नहीं। बस मैं तुमसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि बस वो सारे मिस्टेक्स को तुम क्या करो जो क्लास 9th में किए, क्लास 10th में मत रिपीट करो। वो सारा बात को याद करो। जब तुम एग्ज़ाम लिख रहा था, मैं स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम लिया, बहुत क्लास में मैंने गया, मैं स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम लिया, और वो तुम सब फीलिंग को याद करो कि जब तुम आंसर को नहीं लिख पा रहे थे तो क्या सोच रहे थे। ये सोच रहे थे कि टीचर बुरा है, लिखने नहीं दे रहा है, ठीक है। नहीं, ये सब नहीं सोचना है, बस सोचना है कि क्लास 10th में ऐसा कैसे पढ़े कि मेरे को सिर्फ लिखने पे फोकस जाए, ठीक है, और मैं अच्छी तरीक़े से क्लास 10th कर लूँगा, ये सोचना है। और क्या गलती की है उसको एक पेपर में लिखो, ज़्यादा है तो दीवार पे चिपका लो, और या फिर अपने कॉपी में रखो, और उसको तुम हर दिन पढ़ो। तो एक डायरी मेंटेन करो जहाँ पे तुम अपने थॉट को लिखो। तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्लास 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। 9 साल का मेहनत यहाँ पे डिसाइड होगा, फिर 12th आएगा। क्लास 10th सीरियस रहोगे तो 11th 12th फिर से सीरियस हो जाओगे। तो क्लास 10th में वो सारा मिस्टेक को तुम मत करना रिपीट, जो तुम क्लास 9th में कर रहे थे। सीरियसनेस रखना, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, हर एक चीज़ को इक्वल वेटेज देना, अच्छी तरीक़े से पढ़ना, हर एक टॉपिक पे अच्छा से काम करना। बेस्ट ऑफ लक, तुम क्लास 10th में आ जाओगे 2-3 एग्ज़ाम देने के बाद, और हम लोग लगेंगे फिर से और अच्छी तरीक़े से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।